अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अभी हम मेंटल एबिलिटी शुरू किए हैं, जहनी आजमाइश, और जहनी आजमाइश का ये तीसरा यूनिट है। तीसरे यूनिट का नाम हमारा है बाहमी ताल्लुक। ठीक है, तो यहाँ पर तीन इसके सब यूनिट भी हैं, और इसमें जो है क्या होता है कि अल्फाज दिए जाएंगे और उनके दरमियान में क्या ताल्लुक़ है उसको पहचानना होगा। दूसरा सब यूनिट आएगा जिसमें आदात दिए जाएंगे, उनके दरमियान में क्या ताल्लुक़ है। अशकाल दिए जाएंगे, उनके दरमियान में क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशंस हैं। दो आदात या अल्फाज दिए जाते हैं, उनका रिलेशन बता दिया जाता है, और तीसरा देकर चौथे का रिलेशन हमको मालूम करना होता है। ये बहुत अहम टॉपिक है, इस पर से कुछ सवालात जो है इम्तिहान में पूछे जाते हैं, और ये सिर्फ 5वीं या 8वीं तक महदूद नहीं है। ये जो है आगे चलकर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फेस करते हैं हम, उसमें रीजनिंग में पूछा जाता है, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह में, मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसकी बड़ी अहमियत है। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। इसमें क्या है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। इसमें यहाँ पर बाहमी ताल्लुक़ में क्या होता है, तो मैं आपको उसकी कुछ बातें यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अल्फाज दिए जाएंगे और अल्फाज के बाद आपको एक सवालिया निशान दे दिया जाएगा। 3 अल्फाज दिए जाएंगे और 3 अल्फाज के बाद आपको सवालिया निशान दिया जाएगा। जैसे मैं आपको एक वो करता हूँ। ठीक है, डॉक्टर, मरीज़, ठीक है, इनके दरमियान में एक ताल्लुक़ है। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको, इनके दरमियान में एक ताल्लुक़ है। तो इसी तरह से उस्ताद क्या आएगा, तो सवालिया निशान आपको देगा और मालूम करना होगा। ठीक है, तो मुख्तलिफ तरह से जो है उसकी नौइयत अलग अलग हो सकती है। जस्ट मैंने एक सैम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के लिए आपको ये बताया हूँ, इस तरह से उसका तरीका होता है। तो क्या होता है इसमें, तो इसमें जो लफ्ज़ दिया जाता है उसकी किस्म का, कौन सी किस्म का, किस किस्म का मजमून है, वो मवाद क्या है उसमें, फिर सूरत क्या है उसकी, रंग, जायका वगैरह, खुसूसियात, जसामत, बनावट, काम, नतीजा, जो चीज़ें आती है वो इस नौइयत की आती है। नतीजे को देखकर, अमल को देखकर, या तश्कील किस तरह से पाती है कुछ चीज़ें, तो उस हिसाब से बाज़ मरतबा यकसानियत को पेश नज़र रख कर देगा। हम मानी लफ्ज़ दे सकता है, एक ही लफ्ज़ के मुख्तलिफ मानी वाले अल्फाज दे सकता है, नतीजे को पेश नज़र रख कर सामने दे सकता है। बाज़ मरतबा कोई अल्फाज कोई बात देगा जिसमें वो क्या काम अंजाम देती है, उस हिसाब से ताल्लुक़ ज़ाहिर करेगा। तो हमको समझना होता है, बर्ताव के हिसाब से, काम के हिसाब से, अभी जो बात मैंने कहा, इन चीज़ों पर गौर करना होता है। जो भी दिया जा रहा है यहाँ पर जो है इन दोनों के दरमियान में जो ताल्लुक़ है उसको पेश नज़र रख कर फिर हमको देगा कि तीसरी ये बात है, तो इसके साथ किस तरह का ताल्लुक़ होगा, ताल्लुक़ वाला लफ्ज़ आएगा। ठीक है, तो ये बहुत अहम चीज़ है कि हमको इनसे मुताल्लिक़ बातें को मालूम होनी चाहिए। यानी जो लफ्ज़ दे रहा है तो, या जो बात वहाँ पर पूछी जा रही है, तो उसकी खुसूसियत क्या है, या वो किस हिसाब से, किस किस्म का लफ्ज़ है, या फिर ये यकसानियत वाला है, या फिर इसका ये एक नतीजे के तौर पर लिया जा रहा है, किस हिसाब से अल्फाज लिए जा रहे हैं, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखिए क्या करना होता है कि एक यहाँ पर जो बात बताई गई है, एक रुकन का दूसरे रुकन से क्या ताल्लुक़ है, पहले का दूसरे से ताल्लुक़ समझना ज़रूरी है। जैसे मैंने डॉक्टर और मरीज़ यहाँ उसकी मिसाल लिखा, तो डॉक्टर और मरीज़ का आपस में क्या ताल्लुक़ है, तो मरीज़ जो है, मरीज़ अपनी कमज़ोरी डॉक्टर के पास आकर दूर करता है, अपनी बीमारी डॉक्टर के पास आकर दूर करता है, डॉक्टर उसका इलाज करता है, उसको सुधारता है, उसमें उसको जो है उसकी तबीयत के जो है साजगार बनने में उसकी मदद करता है। तो ये जो ताल्लुक़ है, तो फिर तीसरा एक लफ्ज़ दे दिया जाएगा, कोई भी दे सकता है, तो उसका चौथे से क्या ताल्लुक़ रहेगा, इस तरह से पूछा जाता है। तो पहले रुकन और दूसरे रुकन का ताल्लुक़ समझना ये बहुत ज़रूरी है। पूरे सवाल की स्पिरिट इसी पर होती है कि हम पहले और दूसरे रुकन के दरमियान को, ताल्लुक़ को समझें। दोनों अल्फाज जो पहले दिए जा रहे हैं उनके दरमियान के ताल्लुक़ को अच्छी तरह से हम समझ लें। वो समझ जाने के बाद हम
जवाब आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि हम जो है पहला समझ गए तो हम कर लेंगे, बल उसके लिए कुछ मालूमात होना ज़रूरी है, इल्म का होना ज़रूरी है। तो जब हम पहले दूसरे के ताल्लुक को समझ गए तो तीसरे रुकन का चौथे रुकन से ताल्लुक मालूम किया जा सकता है। फिर क्या है, तो उर्दू ज़ुबान से मुताल्लिक कुछ अल्फाज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसी में से हो सकते हैं कि उर्दू ज़ुबान में से जो है पूछा जाए, हम मानी अल्फाज देकर पूछा जाए, ज़िद देकर पूछा जाए, है ना, ज़िद दे दिया जाए तो इस फलक अर्ज एक तरफ दे दिया जाए, ठीक है, दूसरी तरफ कोई और बात दे दी जाए ज़िद मालूम करने के लिए, तो खुशी दे दिया जाए और उसका मालूम करने के लिए। तो ये बहुत आसान अल्फाज में बोल रहा हूँ, इतने मतलब लेवल्स अलग अलग होती है। कहावतें और ज़रबुल इमसाल दी जा सकती है, जिन्स दिया जा सकता है ना, मर्द खातून इस हिसाब से जिन्स भी दिया जा सकता है, मुज़क्कर मुअन्नस के हिसाब से। वाहिद जमा दिया जा सकता है कि एक तरफ जो है वाहिद जमा की एक जोड़ी दे दी जाए, दूसरी तरफ आपको वाहिद जमा की वाहिद दे दिया जाए और जमा मालूम करने के लिए कहा जाए, या जमा दे दिया जाए और वाहिद मालूम करने के लिए कहा जाए, तो ये हो सकता है। मुहावरे भी इसी तरह से हो सकते हैं। तो हमको मुहावरे का पस मंज़र समझना होगा, मतलब समझना होगा। यह हो सकता है कि एक मुहावरा दिया जाए, उसका मतलब दे दिया जाए, और तीसरे रुकन के तौर पर मालूम करना हो, चौथा रुकन मुहावरे का मतलब बयान कर दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। हम्मानी अल्फाज, इसमें जमा, मुरक्कब अल्फाज वगैरह इस तरह से पूछे जा सकते हैं। ये बातें हमें मालूम होना चाहिए। तो उर्दू ज़ुबान में जब हम कवायद पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ भी अच्छी तरह तवज्जो देनी है। यहाँ क्या चीज़ है कि जब आप जो है स्कॉलरशिप की तैयारी करते हैं तो एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। आप उर्दू पढ़ते हैं तो उर्दू का वो इल्म आपका सिर्फ उर्दू के पेपर तक महदूद नहीं हो जाता, वो जो है आपको ज़हनी आजमाइश में काम आता है। आप रियाजी पढ़ते हैं तो रियाजी पढ़ते हुए रियाजी का वो इल्म आपको यहाँ ज़हनी आजमाइश में काम आता है। आप अंग्रेज़ी पढ़ते हैं तो वो इल्म आपको उर्दू में, और उर्दू पढ़ते हैं वहाँ का कवायद आपको अंग्रेज़ी पढ़ने में मुआयनत करता है, समझने में मुआयनत करता है। तो चारों का एक दूसरे से अच्छा ताल्लुक़ है। तो जब आप जो भी मजमून की तैयारी कर रहे हैं तो ये मत समझिए कि सिर्फ ये एक सब्जेक्ट की तैयारी करें, आप पूरे सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के चारों पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ये समझना है कि इसका एक का दूसरे से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी। इसमें और क्या होता है तो देखिए, इसमें साइंस मजमून से मुताल्लिक भी पूछे जाते हैं अल्फाज। कभी जो है कुछ इस्तिलाहात इस तरह के इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है नबातात के बारे में दे, जानदारों की अक़साम के बारे में दे। ये चीज़ें जो है ना ये पूछी जाती है, नबातात, जानदारों की अक़साम के बारे में कौन कौन से अक़साम हो सकती है, तो रेप्टाइल्स के बारे में दे सकता है, पालतू जानवर के बारे में दे सकता है, जंगली जानवर के बारे में दे सकता है, हो सकता है परिंदों से मुताल्लिक दे दे। तो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। ज़िंदगी की अलामतें हो, खला कायनात हो, खला हो, आबो हवा हो, ये मुख्तलिफ मौज़ूआत है जिससे मुताल्लिक सवालात में जो अल्फाज हैं वो पूछे जा सकते हैं। कीमियाई इस्तिलाहात पूछी जा सकती है, सालमी ज़ब्ते, ये आपको मालूम होना चाहिए। काम, कुव्वत, तवानाई, रफ्तार, वक्त, फासला जैसी इकाइयाँ शामिल हैं। ये आपके मतलब आप जब पढ़ते हैं, साइंस मजमून पढ़ते हैं, उस दौरान में इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना है। ये जब आप अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेंगे तो यहाँ उसका ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, जब आप साइंस की नोट्स भी बनाएंगे तो ये थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी को भी जहन में ला लेना, तो थोड़ी ज़्यादा तैयारी करेंगे। हाँ, तारीख़ में जो सन है, सनवाद जिसे कहते हैं, ये सन में ये वाक़या पेश आया, फला सन में फला वाक़या पेश आया, तो वो आपको याद होनी चाहिए, खुसूसन हिंदुस्तान की तारीख़ से मुताल्लिक़। ठीक है, भारत की तारीख़ में जो अहम वाक़यात है वो वाक़यात को आपको याद रखना है, सन याद रखना है, शख्सियात याद रखना है कि कौन सी अहम शख्सियात, वाक़यात गुज़रे, शख्सियात गुज़रे। पानीपत की जंगों के बारे में हो सकता है, पहली पानीपत की जंग इन दो लोगों के दरमियान हुई। दो लोग बोले तो अकेले नहीं लड़े थे, दो फौजों के दरमियान में, दो तरह के तबकों के दरमियान में। तो दूसरी जंग किसके दरमियान में? पहली जंग अगर बाबर इब्राहिम लोदी के दरमियान में पानीपत की पहली जंग, तो दूसरी जंग किसके दरमियान में हुई? तो उसमें से एक का नाम दे देगा, दूसरे का मालूम करना रहेगा। किले, शख्सियात है, किले हैं, तो किला और मकाम का नाम दे सकता है कि फ़ला किला जो है फ़ला मकाम पर है, तो ये फ़ला किला कहाँ पर है, इस तरह से दे सकता है। जंग दे सकता है, जैसे मैं अभी पानीपत की जंग से मुताल्लिक़ आपको बताया। तो अहम वाक़यात भी दे सकता है,
शख्सियात किले वगैरह इस तरह से मालूमात दी जा सकती है। तो आपको ये बुनियादी चीज़ें हैं और ये बुनियादी बातें आपको मालूम होना चाहिए। जुग्राफियाई मालूमात में पहाड़, दरिया, शहर, आबो हवा, ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। बंदरगाह है, बर्रे आज़म, कितने बर्रे आज़म हैं, ठीक है। तो पहाड़ है तो सबसे बड़े पहाड़ कौन से है, सबसे ज़्यादा फैले हुए पहाड़ कौन से है। फिर पहाड़ों की चोटियों के बारे में, अगर जो है सह्याद्री पहाड़ी सिलसिले पर जो सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है, तो फिर हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इस तरह से। या फिर जो है सतपुड़ा पहाड़ी सिलसिले पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इस तरह से कंपेरेटिवली ताल्लुक जाहिर करने वाले अल्फाज पूछे जा सकते हैं। दरिया, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा दरिया गोदावरी है, तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती है, शहर हो सकते हैं, आबो हवा वहाँ की, महल वकू वगैरह। तो ममालिक है, सरहदें है, हवाई अड्डे हैं, बंद, समंदर, बहीरा, तो ये सब चीज़ें हैं। खलीज है, ये हमको मालूम होना चाहिए। बहर आज़म वगैरह, कितने बहर आज़म है, कौन से मुल्क के पास कौन सा बहर आज़म लगता है ना। खलीज, तो खलीज हिंदुस्तान से लगकर कौन सी खलीज है वगैरह, ठीक है। तो ये बुनियादी बातें हैं, ये हमको मालूम होना चाहिए इस पेपर के दौरान में, ये टॉपिक को पढ़ते हुए। और ये याद रखिए कि ये जो मालूमात है सिर्फ इस यूनिट तक उसके महदूद नहीं है। वो जो है इससे पहले हमने एक यूनिट पढ़े थे, उसमें भी उसका ताल्लुक है, और आने वाले यूनिट्स में भी उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ से जो है हमारे सवालात शुरू हो रहे हैं, और उन सवालात का जो इन्हिसार है वो उन बातों पर है जिसको अभी हमने समझने की कोशिश की है, ठीक है। तो बात समझ में आई। अब ये जो बातें यहाँ पर बयान की गई है, ये सब बातें जो बयान की गई है, ये बातें ऐसी नहीं हैं कि जो बिल्कुल आपको मालूम ना हो सकती हो। ये आपके सिलेबस से मुताल्लिक है। आप जो कुछ पढ़े हैं अभी तक 8वीं क्लास में जाने तक, तो आपने जो समझा है, जो पढ़ा है, जो आपके सिलेबस में चीज़ें रही है, उनमें से ही है। और आप क्या किया करें कि आपके जो अशारिया होते हैं, हवालाजात आखिर में जो होते हैं, कुछ उसको आखिर में जो दिए जाते हैं, आपको इस्तिलाहत वगैरह दी जाती है, तो वहाँ बहुत अच्छे से इस्तिलाहत की तफसीलात होती है, उसको समझाया जाता है, ख़ास तौर से ज्योग्राफी में, साइंस में और रियाजी में। तो वो चीज़ को आप अच्छी तरह समझें ताकि उससे आपको यहाँ भी हेल्प हो सके। और आपकी किताब में जो रेड कलर में और मुख्तलिफ कलर में जो सेंटेंस दिए जाते हैं, वो इस बात का इजहार होता है कि वो बहुत अहम है, जिसकी मदद से आप यहाँ भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। थर्मामीटर, पहले अब सवाल पहले पढ़ लेता हूँ। पहले रुकन का दूसरे रुकन से जो ताल्लुक है, वही ताल्लुक तीसरे रुकन का चौथे रुकन से है। ये ध्यान में रखते हुए सवालिया निशान की जगह पर आने वाला मुतबादिल मुंतखब कीजिए। तो ये देखिए, ये जो है थर्मामीटर, इसका ताल्लुक पहले, ये दोनों रुकन का ताल्लुक आपस में है। क्या ताल्लुक है? थर्मामीटर एक आला है जिससे हरारत नापी जाती है। क्या की जाती है? हरारत नापी जाती है। तो इसी तरह से घड़ी से क्या होता है, ठीक है, क्या पैमाइश की जाती है घड़ी से? बहुत आसान है कि नहीं है? चलो बोलो जल्दी से। आपकी निगाह आपके घर में घड़ी पड़ जा रही है क्या? आप वक्त देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? वक्त देखने के लिए घड़ी है, तो वक्त के लिए है, वक्त की पैमाइश, वक्त देखने के लिए, वक्त मालूम करने के लिए ना। थर्मामीटर से हरारत मालूम की जाती है, तो घड़ी से क्या मालूम किया जाता है? वक्त, ठीक है। चलिए, समझ में आया कि नहीं आया? बस ऐसे ही सवालात आते रहेंगे, और कहीं पर थोड़ा ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पर जल्दी हो जाएगा। यौम माहौलियात, इन्वायरमेंट डे है ना। तो इन्वायरमेंट डे, यौम माहौलियात 5 जून को मनाया जाता है। ये आपको तो अच्छी तरह मालूम है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो फिर 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? अब आप बोलेंगे सर ये बात हमको तो नहीं मालूम है। तो क्या करना है कि आपको जो मुख्तलिफ डेज मनाए जाते हैं, मैं क्या करता हूँ, इंशाल्लाह एक पोस्ट बनाऊंगा जिसमें एक नहीं 3-4 पोस्ट बनाता हूँ, जिसमें मुख्तलिफ डेज और वो कब मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, थोड़ी सी उसकी तफसीलात में आपको इंशाल्लाह दूंगा, ठीक है। लेकिन आपने भी मालूम करना है, वो बहुत ज़रूरी है।
ताकि आपको उससे मुतालिक कोई भी सवाल आए तो आप अच्छे से कर सके। अब अभी क्या करना है, यौम माहौलियात 5 जून को मनाया जाता है, तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जो है यौम आब मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, आलमी यौम आब, इंटरनेशनल वाटर डे। ठीक है, इंटरनेशनल वाटर डे मनाया जाता है कब, 22 मार्च को। आपको ये याद रखना है। तो फिर आपको जब ये बात मालूम रहेगी तो ही आप सही जवाब का इंतखाब कर पाएंगे। यौम तालीम तो 11 नवंबर को मनाया जाता है, ये इसमें दिसंबर में मनाया जाता है, ये मार्च में मनाया जाता है, लेकिन शायद इसका डेट वो नहीं है। ठीक है, तो ये हमको मालूम होना चाहिए बहरहाल। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पर, पहले और दूसरे रुकन का ताल्लुक पर से तीसरे रुकन का चौथे रुकन से ताल्लुक मालूम करना है। ठीक है, मौसिल तांबा, तांबा जो है मौसिल है, तांबा क्या है, मौसिल है। आप बोलेंगे मौसिल क्या है, तो आपको मालूम है ये बात, मौसिल जिसमें से बर्क गुजर जाए, है ना। तो अब दर्जे झेल में से गैर मौसिल पहचानना है हमको। ठीक है, अब ये मौसिल, यहाँ मौसिल लिख दिया तो इसका मतलब इससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं इसका। अभी 3 में से देखना है। ठीक है, वो तो ऐसे ही दे दिया गया वहाँ पर, तो अब 3 में से पहचानना है। तो क्या है, कथिल है क्या, नहीं, इसमें से भी बर्क गुजर जाती है। एल्यूमिनियम में से, एल्यूमिनियम में से तो ज़्यादा गुजरती है। हमारे जो वायर वगैरह आते हैं उसमें एल्यूमिनियम के वायर भी होते हैं। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या बच रहा है हमारे पास, शीशा। शीशा तो गैर मौसिल है ना, शीशा जो है गैर मौसिल है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, शीशा। ठीक है, बात समझ में आई। एक का ताल्लुक दूसरे से जो है उस ताल्लुक को समझ लीजिए, तो तीसरे रुकन से चौथे रुकन को मालूम किया जा सकता है। ठीक है, मुस्ततिल इस्तवाना, इस्तवाना कैसा होता है, इस्तवाना है ना, सिलेंडर टाइप होता है ना, इस्तवाना सिलेंडर की तरह होता है ना। तो ये इसका लुक जो है मुस्ततिल जैसा है। क्या है, मुस्ततिल वाली बात उसमें होती है। तो मुसल्लस, मुसल्लस कुर्रा, कुर्रा गोल होता है, कुर्रा गोल होता है ना। मुतवाज़िल अज़ला मुसल्लस, नहीं ये तो नहीं होगा। मकब, मकब भी नहीं होगा। तो क्या होता है, मखरूत होता है, मखरूत, मखरूत मुसल्लस की तरह ही होता है ना। मखरूत जो है मुसल्लस की तरह ही होता है, उसके भी इसी तरह का शेप होता है। जैसे इस्तवाना को मुस्ततिल से जोड़ रहा है ना, तो मखरूत मुसल्लस से ताल्लुक़ रखेगा। ठीक है, समझ रहे हैं क्या, ये बिल्कुल उसी तरह के ताल्लुकात को हमको समझना है। चलिए अगले सवाल पर आ जाए, इनके ताल्लुकात को समझते रहिए। मौजूदा, तो अब वो उसको समझने से पहले इधर देखना पड़ेगा, ऊपर नीचे अपोजिट है, अपोजिट है ना, ऊपर नीचे अपोजिट है। जिद है, हमने पहले उसमें देखे कि जिद भी पूछा जाता है। मौजूदा का क्या रहेगा फिर, मौजूदा का क्या रहेगा, साबिक। क्या रहेगा, साबिक। मौजूदा बोले तो अभी का, साबिक बोले तो पहले का, क्या रहेगा, साबिक रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या ताल्लुक़ है अल्फाज के दरमियान, वो हमको समझना होता है और सही मुतबादिल का इंतखाब करना पड़ता है। वो मालूम रहेगा या ताल्लुक़ को हम अच्छी तरह से समझेंगे तो सही कर पाएंगे। अगर आपको साबिक का मतलब नहीं मालूम है तो फिर मुश्किल होगा। ठीक है, साब के लहके में भी साबिक जो आता है ना, साबिका, पहले का, पहले लगने वाला। ठीक है, इंसान, नाक, तो दरख्त क्या। अब यहाँ जो है ये बात बहुत ज़रूरी है कि पहले और दूसरे रुकने के दरमियान में हम ताल्लुक़ को समझें। तो इंसान का नाक से जो ताल्लुक़ है वही दरख्त का ताल्लुक़ आएगा चौथे रुकन से। तो क्या ताल्लुक़ है इंसान का नाक से, बिल्कुल सामने लगी होती है, ऐसा है क्या, नहीं ऐसा नहीं है। दरअसल में इंसान का नाक से जो ताल्लुक़ है वो है कि उससे वो सांस लेता है, सांस छोड़ता है, अमल तनफ़ुस अंजाम देता है नाक के ज़रिए से, है ना। तो बिल्कुल जो है दरख्त का अमल तनफ़ुस किसके ज़रिए से होता है, क्या जड़ के ज़रिए से होता है, फल के ज़रिए से, या फूल के ज़रिए से, या पत्तों के ज़रिए से। वो होता है पत्तों के ज़रिए से। किसके ज़रिए से, पत्ता। तो यहाँ पत्तों के ज़रिए से ये अमल अंजाम पाता है। दरख्त जो है अमल तनफ़ुस किसके ज़रिए से अंजाम देते हैं, पत्तों के ज़रिए से। सांस लेना, सांस छोड़ना जिसे हम कहते हैं
वो काम दरख्त भी करते हैं, उनको भी जो है इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन वो काम वो पत्तों के ज़रिए से करते हैं, इसलिए वो सरसराहट हुआ आवाज़ से गाती है, वो तो हवा के चलने से आती है। तोता पिंजरा, तो इंसान क्या, तोता पिंजरे में रहता है तो आप बोलेंगे इंसान घर में रहता है, ऐसा नहीं है। तोते का नेचुरल है क्या प्लेस हो, खुद उसका सही मकान है क्या जहाँ रहता है तोता, नहीं, वो तो कैद होता है वहाँ, वो जो है तोता पिंजरे में कैद होता है, चाहे आप पालने के लिए करें या किसी भी गर्ज से करें, या आप ये बोल दे अपने आप को बहलाने के लिए कि भाई वो तोते को हम छोड़े भी तो वो वापस आ जाता, लेकिन वो आपने उसको कैद किया है, पिंजरा उसके लिए कैद है। क्या है पिंजरा उसके लिए कैद है, जेल की तरह है। तो इंसान के लिए जैसे जेल है वैसे तोता पिंजरा, इनके दरमियान में जो ताल्लुक़ है कैद का ताल्लुक़ है। तो इंसान के लिए जेल क्या है, जेल। ठीक है, ये इतना खतरनाक लिखा गया अरे ज़रा अच्छा लिखना चाहिए, ठीक है कि नहीं। जेल इंसान के लिए क्या है, जेल है। समझ में आ रहा है ताल्लुक़ उनके दरमियान में। घर नहीं हो सकता है यहाँ, ये तो आप घर कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि तोता का घर पिंजरा है, नहीं, पिंजरा उसका घर नहीं है, वो तो मजबूरी में रहता है। ठीक है, इंसान उसको कैद कर लेता है इसलिए। हाँ, यहाँ पहले और दूसरे रुकन का ताल्लुक़ हमको मालूम करना है, दिया गया है, और तीसरे पर से चौथे का मालूम करना है। फिल्म हिदायतकार, फिल्म का हिदायतकार हम इंग्लिश में आसानी से समझ लेंगे, डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर। तो महानामा का क्या आएगा, अब इसके लिए थोड़ा सा मालूमात का होना ज़रूरी है आपके पास में। कुतुब फरोश आएगा क्या, नहीं, वो तो किताबें बेचने वाला रहता है। मुसन्निफ नहीं हो सकता, मुसन्निफ किताब लिखने वाले को कहते हैं। नाशिर क्या होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि किताबें नशर करने वाला जो है नाशिर कहलाता है। इदारा, जिस इदारे की तरफ से जो है किताब शाये होती है उसको नाशिर कहते हैं। ठीक है, मुदीर जैसे फिल्म के लिए हिदायतकार होता है, डायरेक्टर होता है, बिल्कुल महानामे के लिए जो होता है वो मुदीर होता है। क्या होता है, मुदीर को क्या कहते हैं, एडिटर भी कहते हैं, मुदीर को एडिटर भी कहते हैं। तो मुदीर जो होता है वो महानामे के लिए बिल्कुल ऐसा होता है जैसे डायरेक्टर फिल्म के लिए होता है ना। उसको डायरेक्ट करता है, फिल्म को हैंडल करना, उसको सही डायरेक्शन पे चलाना, सही रुख पर चलाना, उसमें तरमीम करना, है ना, उसके ज़रिए से सही से मैसेज देना, उसमें लोगों को रोल प्ले करने लगाना। तो ये मुदीर का काम वही होता है कि वो एक महानामा जब चलाता है या कोई मैगज़ीन चलाता है, न्यूज़पेपर चलाता है, तो वो उसको उसी अंदाज में हैंडल करता है। वो उसके लिए सुप्रीम अथॉरिटी की तरह होता है ना, अहम पावर होता है वो। ठीक है, चलिए आगे। आपने वो मुदीर की जो बात आई थी, तो मुदीर पर से आपने कुछ अखबारों के मुदीर के नाम आपने याद रखना है ना। उसके एडिटर्स कौन है, इनकलाब है, उर्दू टाइम्स है, मुख्तलिफ एशिया एक्सप्रेस है, मुख्तलिफ जो अखबार है, इंग्लिश के पेपर्स है, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, मराठी के पेपर है, दिव्य मराठी है, सकाळ वगैरह, लोकमत है। तो उनके एडिटर्स के नाम मालूम करना है आपने। हो सकता है उससे मुताल्लिक़ भी कभी सवाल आ जाए आपका, है ना। चलिए अगले इस पर है। हाँ, पहले रुकन का दूसरे रुकन से, तीसरे रुकन का चौथे रुकन से मालूम करना है। पहला क्या है, जिल्द एहसास। यहाँ क्या दिया हुआ है, ताल्लुक क्या है यहाँ पर, जिल्द का काम एहसास दिलाना है, हमें एहसास दिलाती है। अभी यहाँ जो है मैं उसको टच कर रहा हूँ तो ये एहसास दिला रही कि कुछ टच हो रहा है। अगर यहाँ उसको चिमटे ले लूँ तो लेना नहीं अभी, ठीक है। तो एहसास दिला रही, जिल्द का काम जो है, झटका लग जाए तो एहसास होता है, फौरन ज़ुबान से आह निकलती है ना। तो एहसास दिलाना काम है जिल्द का। तो नाक का क्या काम है भाई, नाक का क्या काम है, सांस लेना सांस छोड़ना, अभी बोले थे थोड़ी देर पहले, वही काम होगा ना फिर। नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी काम है इसका, लेकिन यहाँ का जो रिलेशन है ऊपर उस हिसाब से बताना है। क्या काम है नाक का, मास्क लगाने में मददगार होती है नाक। तो नाक का जो काम है वो ये है, बू पहचानना। आप बोलेंगे बू क्यों लिखे, तो बू में खुशबू भी हो सकती है, बदबू भी हो सकती है। तो बू पहचानना जो है नाक का काम
है ना, बू की शनाख्त करना। ठीक है, जायका काम तो ज़ुबान का है, आवाज़ वगैरह ये सब नहीं है, बल्कि बू है। समझ में आया? नाक का काम है। चलो, नाक पर से कहावत याद है क्या तुम? चलो आगे देखते हैं। मौक्किल वकील, मौक्किल वकील, मेरे मौक्किल ने भी जो बात कही है। कौन कहता है ऐसा? वकील साहब कहते हैं। मरीज का क्या ताल्लुक, मौक्किल और वकील के दरमियान में जो ताल्लुक है, तो वो पहले समझने की जरूरत है। मौक्किल और वकील के दरमियान में क्या ताल्लुक है? जैसे अगर आप वकील है और मैं आपके पास मेरा केस लेकर आया हूँ कि साहब मैं जो है ये केस लड़ना चाहता हूँ, आप हमारा ऐसा ऐसा केस लड़े, तो आप मेरे वकील होंगे, मैं आपका मौक्किल होगा। एक तरह से ग्राहक, किसको मैं बोलना, ठीक है, ज़्यादा अच्छी बात नहीं है ऐसा बोलना। तो मौक्किल वकील, तो मरीज का ताल्लुक, मरीज से मुतालिक चौथा रुकन क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा, सुनार बनेगा, या उस्ताद बनेगा? क्या बनेगा? डॉक्टर। क्या बनेगा? देखो बाबा, कुछ भी मत अंदाज़ा लगा लेना यहाँ पर है। डॉक्टर का काम मरीज को बेहतर करना है, इलाज करना है, उसको शिफा याब करने की कोशिश करना है। शिफा तो अल्लाह ताला देते हैं। ठीक है, तो ये ताल्लुक़ को समझना ज़रूरी है। क्या है? ताल्लुक़ को समझना ज़रूरी है। वैसा ही जैसे मौक्किल का ताल्लुक़ वकील से है, बिल्कुल वैसा ही मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान में ताल्लुक़ है। ये समझना हमको ज़रूरी है। अब आपको ये चीज़, एक लफ्ज़ का इजाफा भी हमारे इसमें हो सकता है इल्म में, कि उसको वकील मौक्किल कहते हैं, मतलब है ना, जिसका केस जो है वकील लड़ रहा है उसको क्या कहते हैं? मौक्किल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाए। हो गए सवाल? ये आखिरी सवाल था इसका मतलब? हाँ, तो देखो बाबा, यहाँ पर हमारे सवालात कंप्लीट नहीं हुए। अभी हमने सिर्फ जितने देखे थे वो सिर्फ मिसालें थी। आपको बहुत सारे और तैयारी करना है, ये कंप्लीट नहीं है। आपको और भी बहुत सारी प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे सवालात वो करना है, वरना आप बोलेंगे कि सर ने पढ़ा दिया, अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ऐसा मत समझिए, ये आपकी हेल्प कर रहा है। ये टॉपिक, ये वीडियो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। आपको और आगे बढ़ने के लिए अच्छी स्टडी करना है, और जो है किताबें रेफ़र करना है, आपको और जगह से भी स्टडी करते रहना है, मज़ीद चीज़ों को समझना है, मिसालें हल करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी तैयारी करना, लेकिन जज़ाकल्लाह खैर।